Hello everyone, here is Rahul from Sun Valley School. Students, today we are going to discuss practice set number 7 of JNB Entrance Examination, means जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ऐसे स्टूडेंट जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। स्पेशली सेशन में हम मैथ्स पोर्शन चेक करेंगे, जो मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में एग्जैक्टली 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं मैथ्स के, उनको इजी वे में सॉल्व करना हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ्स थोड़ा बोरिंग, थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। फर्स्ट पोर्शन होता है, इसमें मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण की होती है, जिसमें 40 क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसके कितने क्वेश्चन लिए जाते हैं? 40। लेकिन हम उनको तो थोड़ा सा सेंस यूज करते हुए कर सकते हैं, बट बात आती है जब मैथ्स की, तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट इसको वॉच करते हैं। ओके, वन केयरफुली वॉच कीजिएगा, अंडरस्टूड कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन वो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है और 41 to 60 यानी 41 से लेकर 60 क्वेश्चन, कुल मिला के 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। उन 20 क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी काम को, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये समय और टाइम एंड वर्क मीन समय और कार्य का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो प्रश्न लिया गया है समय और कार्य पर आधारित है, तो उसी से संबंधित हमको शुरू करना है। किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 20 दिन एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें बताना है। उनके अलग अलग काम दिए गए हैं कि एक अगर पहला व्यक्ति काम करता है तो 12 दिन लग जाते हैं उसको पूरा काम करने में, दूसरा व्यक्ति काम करता है तो उसको 20 दिन लग जाते हैं, तीसरा व्यक्ति काम करता है तो उसको 24 दिन लग जाते हैं। अब करें अगर तीनों एक साथ आ जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत ही इजी होता है। इसके लिए आप यूनिट वर्क निकालो, एक दिन का काम निकालो तो अभी पता चल जाएगा कैसे करेंगे इसको। एक बार कह रहे हैं क्वेश्चन को वॉच कर लेते हैं, देन अगेन आप देखिए, किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 20 दिन एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन, 20 दिन एवं 24 दिन। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं किसी काम को क्रमशः हम 3 व्यक्ति जो है वो 12 दिन, 24 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। 12 दिन, 20 दिन और 24 दिन लगते हैं। अलग अलग व्यक्ति हैं जिनको 12 दिन, 24 दिन, 20 दिन और 24 दिन लगते हैं। चलिए मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, वो 3 व्यक्ति जो है ए बी सी है। ए को काम को करने में कितने दिन लगते हैं? ए को काम को करने में लगते हैं, ए काम करता है पूरा काम, ठीक है, ए पूरा काम करता है, ए पूरा काम करता है 12 दिन में। भाई कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में उसका 12वां भाग करेगा, मतलब उसका 12th पार्ट करेगा। जितना काम जितने दिन लेता है उसका उतना पार्ट काम कर पाएगा एक दिन में वो। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा भाई, एक दिन में करेगा 1/12। कितना भाई? 1/12 भाग काम, पूरे काम का 1/12 भाग। ऐसे बी पूरा काम करता है, बी पूरा काम करता है भाई, बी पूरा काम करता है 20 दिन में। ये क्वेश्चन में दिया गया है कितने दिन में? 20 दिन में। तो बी एक दिन में करेगा, बी एक दिन में करेगा कितने? 1/20। कितने भाग करेगा? 1/20 भाग करेगा। ओके, अब बात आती है सी की।
सी एक दिन में सी पूरा काम करता है, यहाँ पे दिया गया है सी पूरा काम करता है 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। तो इसका भी एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/24 क्या आ जाएगा? 1/24 सी के एक दिन का काम हो जाएगा। सी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/24 भाग। बात समझने से है, क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको सीखना है। यहाँ पे एग्जैक्टली हम पहले क्या करते हैं, यूनिट टाइम का यानी एक दिन का, 1 मिनट का, 1 घंटे का हम ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिन में समय दिया गया था तो हम एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, एक एक दिन का काम निकालते हैं तो 1/12, 1/20 भाग 1/20, 1/24 ये तीनों के एक एक दिन का काम आ गया। अब तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे तो तीनों के यानी ए प्लस बी प्लस सी, या तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे। एक दिन में करेंगे, कितना काम करेंगे भाई? तीनों के एक एक दिन का काम जोड़ दो। तीनों के एक एक दिन का काम जोड़ता है तो 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/24 ये तीनों के एक दिन का काम आ गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके लिए क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे एलसीएम। 20, 24 एंड 12 का एलसीएम कितना होता है आप जानते हो? एंड 24 यानी 400, 240 होगा। एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा इसका? 240। 240 क्या, 120 ही होगा। एलसीएम आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ से आपको अगर आप नहीं बे क्लियर है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम मींस क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से सबसे पहले कटेगी। इन तीनों से सबसे पहले कटने वाली कौन सी संख्या? 120। आप निकाल कर चेक करना 120। चलिए 120 यहाँ लिख देते हैं। आप क्या करते हैं, 1 by 1 करके इसमें डिवाइड करेंगे और जो आपका क्वेश्चन मींस भागफल आता है उसको इसके न्यूमरेटर यानी अंश में गुणा करते जाते हैं। 12 से 120 को भाग करेंगे तो 10 बार देंगे, 10 से कम 10, यस। 20 से इस 120 को भाग करेंगे तो 6 बार देंगे, 20 से 120, 6 कम 6। ऐसे 24 से भाग देंगे तो 5 बार देंगे, 5 कम 5, 10 से 16, 5 21, 21/120 ये एक दिन का काम है तीनों के। तीनों के एक दिन का काम कितना आ गया? 21/120। बट हमें क्या निकालना है? तीनों के एक दिन का काम नहीं देखना है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अतः हम क्या बताएंगे? अतः तीनों मिलकर पूरा काम करेंगे बराबर एक दिन में जितना करते हैं उसी को पलट देते हैं, उसी को 1 में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा भी करें, पूरे काम में डिवाइड कर दो एक दिन के काम से, तो हम पूरा काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये भी पता चल जाएगा। पूरा काम कितना था? एक काम, उसमें एक दिन में वो कितना कर पाते हैं भाई? 21/120। तो यहां से आप भाग का चिन्ह हटाओगे, गुणा का चिन्ह लगा दोगे तो 1/120/21 आ जाएगा। ये होगा। अब यानी इतने दिन लगेंगे। 120/21 यानी 5 सही 15/21, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 3 × 5 = 15 और 3 से 21, कुल मिला के 5 सही 5/7। क्या ऐसे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 5 सही 5/7 वो पूरा काम करेंगे 5 सही 5/7। ये पूरा देखिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं। क्या करना है, पहले एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं और फिर उन तीनों के एक एक दिन के काम को जोड़ देते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि एक दिन में कितना करेंगे। एक दिन का काम पता चल गया तो हम तीनों मिलकर पूरा काम खत्म कर पाएंगे कितने दिनों में, ये जानने के लिए उस एक काम में उनके एक दिन के काम से भाग दे देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि वो पूरा काम 5 सही 5/7 है। 120/21 को भाग दे देंगे, 120/21 है तो 5 सही 5/7 है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा विकल्प हमारे पास है? देखते हैं। ओके, यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर योर आंसर। ओके, आपने देखा था ना, यही आया था, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे भाई। कौन सा ऑप्शन? ए। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं।
इसमें क्या दिया गया है, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में एक गमन करती हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर तथा 150 मीटर है। यदि वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं तो उन ट्रेनों की सापेक्ष चाल कितनी होगी। सापेक्ष चाल जानते हो क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल मतलब होता है एक की दूसरे के प्रति चाल, यानी वही सापेक्षिक चाल होता है। यानी वो जो एक दूसरे के विपरीत गमन कर रही है, तो जो एक ट्रेन ये देखे कि वो हमारी तरफ दूसरी जो ट्रेन आ रही है किस स्पीड से आ रही है, तो वो चलने वाली ट्रेन जो हो वो ऐसा फील करेंगे, उसमें बैठे लोग वो रेस्ट पे मतलब विराम में, तो उसको ऐसा लगेगा कि इसकी भी स्पीड और जो आ रही है जिस स्पीड से, वो दोनों स्पीड की जोड़कर वो दूसरी ट्रेन इसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इनकी लंबाइयां ट्रेनों की 100 मीटर और 150 मीटर दी गई है, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है, 100 मीटर और 150 मीटर इनकी लंबाइयां हैं, वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 10 सेकंड में पार कर जाती है। पहली ट्रेन की जो फर्स्ट ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, फर्स्ट ट्रेन है इसकी लंबाई दी गई भाई कितनी, 100 मीटर, 100 मीटर। दूसरी ट्रेन है सेकेंड ट्रेन, इसकी लंबाई दी गई है, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू 150 मीटर। ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है। अब ये कह रहे हैं दोनों ट्रेनें जो हैं, ये ट्रेन इसकी तरफ बढ़ी जा रही है पहली वाली ट्रेन, और दूसरी इसकी तरफ आ रही है। भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत गमन कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एक साथ एक ही दिशा में नहीं जा रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ठीक है, सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को विराम में मान लेते हैं, यानी किसी एक को क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि रेस्ट पे है, ऐसा मान लेते हैं, वो दूसरा वाला फील कर रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, तो ये जो रेस्ट फील करेगा वो दूसरी ट्रेन को किस स्पीड से अपनी हुई आती है और देखेगा, यही इसकी सापेक्षिक चाल होती है। और जो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी होगी, ये पूरी इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, मान लेते हैं ये रेस्ट पे है। फर्स्ट ट्रेन कैसे पे है, रेस्ट पे, मतलब विराम पे है, तो ये इसकी जो चाल होगी ये सापेक्षिक, मान लीजिए ये इसकी तरफ चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सापेक्षिक चाल ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर से फील कर रहा है ये, तो इसमें जो x है इसमें इसकी भी चाल है और इसकी भी चाल, दोनों की चाल जुड़कर कितनी और आ रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन इसकी तरफ बढ़ी जा रही है। हमें क्या निकालना है, इस ट्रेन की सापेक्षिक चाल ही निकालनी है। तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए टोटल कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 इस ट्रेन की लंबाई प्लस 150, ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। 150 प्लस 100 यानी 250 मीटर का कुल दूरी चलेगी। कुल चली गई दूरी कितनी होगी, कुल चली गई दूरी यानी कवर डिस्टेंस कितनी होगी, कुल नहीं होता, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बराबर कितना, 250 मीटर। अभी क्या करना है, लिया गया समय वहां पे दिया गया, उसने ट्रेन में यानी जो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने का समय देती है, 10 सेकंड का। लिया गया समय है यहाँ पे 10 सेकंड, लिया गया समय बराबर 10 सेकंड। चलिए ठीक है, 10 सेकंड का समय लेती है, तो सापेक्षिक चाल क्या निकालेंगे हम, सापेक्षिक चाल की बात कर ले। सापेक्षिक चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे में कुल लिया गया समय। कुल चली गई दूरी इसके द्वारा दोनों ट्रेनों के द्वारा 250 मीटर है, और लिया गया दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना लिया समय, 10 सेकंड का समय लिया। ये मीटर में है और ये सेकंड में। चलिए 250 बटे 10 यानी कि कुल मिला के 25 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना। उन्होंने कहा था गिव द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी आपको क्या करना है, जो आंसर बताना है वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। चलिए, तो इसको आप जानते हो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में, यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, 18/5 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा।
5 एकम 5, 5 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसके सापेक्षिक चालू हो जाएगी इन ट्रेनों की। यानी एक दूसरे को किस गति से आते हुए फील करेंगे। अगर एक ट्रेन दूसरी को देखेगा, यानी एक ट्रेन में बैठे लोग दूसरी ट्रेन को अपनी ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए फील करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो दोनों की ट्रेनों की चाल जुड़कर उनको फील होगा, है ना। आप भी ट्रेन में जब कभी बैठते हो तो बगल से आपके ट्रेन कोई या आपकी तरफ कोई ट्रेन आपकी दूसरी मतलब अपोजिट ट्रैक से आ रही होती है, ठीक है, तो आप देखते हो कि बहुत तेजी से आ रही हो। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी भी ट्रेन की चाल होती है और उस दूसरी ट्रेन की भी चाल जुड़ी होती है। ऐसा इसलिए इतनी तेजी से फील होता है, आप होता है ना। तो चलिए ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? चेक करते हैं अपने क्वेश्चंस के विकल्पों में। ओके, यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहां पे चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हम इसको टिक कर देते हैं। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, पॉइंट नंबर 43 की। इसमें क्या दिया गया है, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, तो ए बी सी तथा डी के मान क्रमशः हैं। अब पंक्ति क्या होता है भाई, रो बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो क्वीन रन करती है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लाइन होती है, उसे बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं, रो मीन्स पंक्ति। ये रो है आपका, ये क्या है भाई, ये आपका रो है ना। और ये क्या है, कॉलम है, ये आपका कॉलम। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये होता है, ये डायगोनल। इसमें इन्होंने कहा कि दोनों पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, तो ऐसे कंडीशंस में ए बी सी तथा डी के मान क्रमशः बताइए क्या होंगे। आप पहले एक कॉलम देखिए, कॉलम दिया गया ना, इसका सारे अंकों यहाँ पे दिखाए गए, इनका योग निकाल लेते हैं। इसमें दिखाए गए अंकों का योग निकाल लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, 7 2 3, तो इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा, 7 2 3, ऐसे कॉलम वाइज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 + 2 + 3, यानी कितना आएगा, 9 + 3 = 12, यानी 12 आ जाएगा। इसका मतलब हम चाहे पंक्ति की तरफ से जोड़ें, चाहे विकर्ण की तरफ से जोड़ें, या स्तंभों को जोड़ें, यानी कॉलम को, या रो वाइज या डायगोनल वाइज, कैसे भी जोड़े तो 12 ही आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो सबसे पहले इस रो की बात कर लेते हैं। इस रो में कितना, a + 0 + 7 = कितना आना चाहिए, 12। भाई a = कितना होगा, 12 - 7, यानी 7 उधर चला जाएगा ना, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, a = 5। यानी पहले हमने a कितना निकाल लिया, 5। ओके, तो a तो आपका निकल गया। अभी क्या निकालना, b, तो b की भी ऐसे रो वाइज ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। b के लिए भी 6, चलिए b के लिए सॉल्व करते हैं। जिसमें दिया गया 6 + b + 2 = किसके चलेगा, ये भी 12 ही आएगा, यानी 6 + b + 2 + बराबर कितने के, 12 के हो गया। b निकालना है ना, तो b बराबर आ जाएगा 6 2 8, 8 12 में घट जाएगा, यानी कुल मिला के b बराबर कितना आएगा, 4। ऐसे भी जान सकते हो, 6 2 8, और b कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 4 12। अब बात आती है सी की। सी के लिए आप इसके कॉलम के वाइज को कॉलम वाइज से ऐड कर लेते हैं। कॉलम में कितना, 0 b c, तो b का मान तो आपने निकाला है। देखिए यहाँ पे कॉलम में क्या है, 0 + b + c = 12, तो 0 तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन b तो आपने निकाला 4 + c = 12, यानी c = 12 - का 4 = 8। ये आ गया c बराबर, क्या आ गया, c बराबर, a आपने 5 निकाला, b 4 आ गया, और c कितना आ गया भाई, 8 आ गया। अभी एक चीज बची हुई है d की बात कर लो, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉलम वाइज चाहे ऐड कर लो, चाहे रो वाइज, दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब d की बात करें, डायगोनल वाइज करो तब भी आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं आप, करने का अपना अपना तरीका, बट आंसर आप चाहे जैसे करें एग्जैक्ट सेम आएगा। a + 6 हम बात करते हैं सर, a + 6 कॉलम वाइज ही कर रहे हैं, + b = 12, यानी a + 6 + d = 12, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, a आपका पता है ना, a कितना आया था, 5,
तो ए की हम वैल्यू वहां पे क्या रखेंगे 5, 5 प्लस 6 प्लस डी इज इक्वल टू 12। अब क्या निकालना भाई, हमें 6 5 11 हो गया, तो डी बराबर कितना आएगा 12 माइनस का 11 बराबर 1, ये डी बराबर आ गया। ठीक है, 12 माइनस का 11 बराबर 1, ये डी बराबर आ गया। डी आ गया तो सारे तो पता चल गए, ए बी सी डी यही तो निकालना था। तो ए बी सी डी आपका क्या आ गया भाई, ए बी सी डी इसमें आ गया आपका ए इक्वल टू 5, क्या है ऐसा कोई, हाँ 5 मिल रहा है। बी इक्वल टू कितना आया 4, इस ऑप्शन में बी 4, यहाँ पे 5 4, और सी इक्वल टू कितना आया था 8 8 आ गया। डी इक्वल टू कितना आया 1 1, ये ऑप्शन नंबर सी में सारे जो वैल्यूज हैं वो मैच कर रहे हैं ए बी सी डी के। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सरल कीजिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरल कीजिए, मतलब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करके, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसी का आंसर हमें बताना है। चलिए ठीक है, कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क बताना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बताएंगे, इसमें करना क्या, जोड़ लो, जितनी वैल्यू दी गई सबको जोड़ लो। जोड़ने पे क्या आएगा 44 प्लस 444। चलिए हम यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं आता तो ऐसे जोड़ लो, 4444 प्लस 444 प्लस 44, ऐसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा 4 4 8 3 12 के 2, 4 4 8 3 12 1 13 के 3, 4 4 8 1 9 और 4, यानी 4932। कितना आ गया इन तीनों को जोड़ने पर 4932। चलिए 4932 आ गया। हम क्या करना है, हमें 4932 में क्या जोड़ दें कि 4994 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस 4994 से 4932 को यानी 4932 को माइनस कर दो। माइनस करने पे हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन मार्क बराबर लिखेंगे, यानी 4994 इधर आपका आरएचएस में दिया गया था 4994, माइनस क्या करेंगे इसमें से 4932, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 4 में से 2 जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से, यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा वो 62 आएगा। कितना आएगा 62। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इजी था, करना क्या था, बस आपको ऐड करना था, ऐड करके जो टोटल वैल्यू आएगी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आपका आंसर कितना आता है इसमें 62। तो इसमें आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा राम श्याम एवं रूपचंद की औसत आयु 46 वर्ष है। तो आपने एवरेज पढ़ा है, एवरेज मीन्स क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। देखते हैं उसी फार्मूले का यूज करते हैं हम, जो भी इसमें आस्क किया गया है, जिसकी भी एज इसमें आइडेंटिफाई आस्क किया गया है उसका हम वैल्यू यहाँ पे बता सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए देखते हैं, राम श्याम एवं रूपचंद की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि राम और श्याम की आयु का योगफल 104 वर्ष है तो रामचंद की, सॉरी रूपचंद है नॉट रामचंद, राम श्याम एवं रूपचंद की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि राम और श्याम की आयु का योगफल 104 वर्ष है तो रूपचंद की आयु कितने वर्ष है, कितने वर्ष है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसी के अलॉन्ग हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोनों की, राम श्याम तीनों की औसत आयु का दिया गया 46 वर्ष, जबकि राम और श्याम की आयु का योगफल कितना है 104 वर्ष। इन्होंने कहा राम, मान लेते हैं राम की जो आयु है ए है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, राम की आयु कितनी है ए, उसके बाद आते हैं श्याम जिनकी आयु कितनी है बी है, और उसके बाद आती है रूपचंद की आयु, मान लेते हैं रूपचंद की आयु कितनी है सी है। ये लेट, ठीक है, मान लेते हैं कि जो आयु है राम की आयु कितनी है ए है, और श्याम की आयु क्या है बी है, रूपचंद की आयु क्या है सी है। ये तीनों क्लियर है आपको। चलिए एवरेज निकालते हैं, औसत आयु,
औसत आयु बराबर क्या होता है भाई, औसत आयु दिया गया है इनका, औसत आयु तीनों का 46 वर्ष दिया है, 46 वर्ष तीनों का औसत आयु दिया गया था। अब क्या करेंगे, यहां से तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है, तो हम इन तीनों की उम्रों का योग करेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो इसका औसत आयु के बराबर हो जाएगा। तो तीनों की उम्र कितनी, एक की ए है, दूसरी की बी है, तीसरी की सी है, बटे में कितने 3 ही लोग हैं तो 3 हो जाएगा, और बराबर किसके कर देंगे 46 के। 46 यहाँ कितना होता है भाई, 46 यहाँ होता है 6 18 और 4 12, 138 कितना होता है 138। तो यानी कि तीनों के उम्रों का योग, तीनों के उम्रों का योग कितना आ गया, 46 गुणे 3 बराबर 148, सॉरी 138, कितना आ गया 138। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा था कि राम और श्याम, यानी पहले दो लोगों के, राम ये हैं, आप ये कौन है भाई, ये राम है, ये कौन है, ये श्याम है, ये कौन है, ये रूपचंद है, कौन है, रूपचंद। इन तीनों की उम्र को हमने माना था, एक की मान लिया सी है, दूसरे की बी है और तीसरे की ए है, ये मान लिया गया था इनकी उम्र। ठीक है, आप क्या करते, अब तीनों के उम्रों का योग तो पता है 138, जबकि पहले दो के उम्र का योग दिया गया था, वहां पे पहले दो की उम्र का योग दिया गया था 104 वर्ष, और तीनों का उम्रों का योग हमने निकाला 138 वर्ष। तो यही पे कर लेते हैं, तीनों के उम्रों का योग निकला था कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ये राम श्याम और रूपचंद की उम्र का योग कितना आया था 138 वर्ष, 138 वर्ष, जबकि दिया क्या गया ए प्लस बी बराबर 104 वर्ष, यानी पहले राम और श्याम की उम्र का योग कितना है 104 वर्ष है। अब हमें क्या निकालना है, रूपचंद की यानी सी वाले की उम्र बतानी है, तो सी वाले की उम्र निकालने के लिए तीनों की उम्र में से, तीनों की उम्रों के योग से इन दोनों की उम्रों के योग को माइनस कर देंगे, 138 माइनस का 104 बराबर कितना आ जाएगा 134 वर्ष, कितना आ जाएगा, इस रूपचंद की आयु कितनी 34 वर्ष। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका पॉइंट क्लियर ही हो गया, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 46 ने जयंत, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करने करें, जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दिया, जयंत जो है अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दे दिया, कविंद्र ने अपने धन का, सॉरी अपने धन का 4/5 भाग रविंद्र को दे दिया। यदि रविंद्र को 1760 रुपए मिले तो जयंत के पास कितना धन था। चलिए मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं आप, जब भी आपको फ्रैक्शंस की बात करना है, नहीं पार्ट की बात करना है, कितना पार्ट दिया जाता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, टोटल सम को लेट कर लेते हैं बाय अ वेरिएबल एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी मान लो। ठीक है, चलिए मानते हैं, इसमें मान लेते हैं जयंत के पास कुल धन कितना था, एक्स था, कितना था उसके पास, एक्स धन था। आप देखते हैं भाई एक्स था, तो उसने क्या किया, 2/7 भाग कविंद्र को दिया, यानी कविंद्र ने जो टोटल कुल धन का उसको 2/7 ही मिला है, तो 2/7 यानी 5 भाग जयंत ने अपने पास रखा, 2 भाग उसमें से इनको दे दिया। अब कविंद्र क्या करते हैं, जो धन उनके पास है उसका वो 4/5 भाग रविंद्र को दे देते हैं, रविंद्र को 1760 रुपए मिले। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन को, जो जयंत है मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना जयंत के पास एक्स रुपए थे, कितने थे भाई, एक्स रुपए थे उसके पास स्टार्टिंग में, माना जयंत के पास एक्स रुपए थे। अब क्या करेगा, उसने जो कविंद्र को दिया कितना, कविंद्र को उसने दिया, तो कविंद्र का भाग कविंद्र को दिया गया, कविंद्र, चलिए कविंद्र को दिया गया
धन दिया गया, धन कितना मिला उसको भाई 5/7, कितना सॉरी 2/7 भाग मिला उसको, कितना मिला था 2/7, तो 2/7 x ये कविंद्र को मिला था, किसके द्वारा, जयंत के द्वारा। अब जयंत ने क्या किया, इसमें से 5/4 भाग, नो 4/5 भाग, यही तो क्वेश्चन में था, 4/5 भाग, या 4/5 भाग रविंद्र को दे दिया। कविंद्र ने क्या किया, अपने धन का 4/5 भाग रविंद्र को दे दिया। चलिए फिर से राइट कर लेते हैं। जयंत माना जयंत के पास x रुपए थे, कितने थे, रुपया x रुपए थे, ठीक है x रुपए थे मान लिया। अब कविंद्र को दिया गया धन, कविंद्र को दिया गया धन जयंत के द्वारा कितना दिया गया था, इसी का 2/7 भाग कुल धन का दिया गया धन बराबर 2/7 गुणे x, तो 2/7 x हो गया। चलिए अब इसने क्या किया, इसका 4/5 कुल अपने धन का, यानी कविंद्र ने रविंद्र को धन दिया, कितना दिया, धन दिया इसी का 4/5 भाग, किसका, अपने धन का 4/5 भाग, बराबर लिखेंगे यहां 2/7, 2/7 भाग इसके पास था। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। 2/7 भाग इसके पास था और उसी का 2/7 x, कितना 2/7 x धन ये किसके पास था, कविंद्र के पास था, लेकिन इसने क्या किया, इसका 4/5 भाग रविंद्र को दे दिया, 4/5 भाग रविंद्र। तो निकाल लेते हैं भाई रविंद्र को दिया एग्जैक्टली कितना दिया था इसमें, तो 7 2 चौका 8 और 7 5 35, यानी 8/35 x ये रविंद्र को दिया गया धन है। और रविंद्र के पास है कितना, रविंद्र के पास धन कितना भाई 1760। उन्होंने कहा रविंद्र के पास धन कितना है, धन बराबर 1760, 1760 रविंद्र के पास धन है। तो अब क्या करेंगे, यानी ये जो धन है किसके बराबर है, 8/35 x के बराबर है, तो 8/35 x बराबर 8/35 x बराबर क्या लिखेंगे 1760, क्या लिखेंगे 1760, क्योंकि इतना धन उसके पास है। तो यही आपको x की वैल्यू निकालना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए x इक्वल टू निकालना है, तो ये 35 जाके इसके साथ गुणा और 8 से भाग, 1760 गुणे 35 बटे में क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, बटे में क्या 8। चलिए भाग देते हैं, 8 से भाग दे देते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यहां से एक और जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 1 0, 220 गुणे 35। अब चलिए 220 का और 35 का उड़ा भी कर देते हैं, 35 दूना 70 के 0, 35 दूना 70 और 7 77 और 1 0 और कुल मिला के कितना आ गया, यानी जयंत के पास तो कितना धन था 7700, कितना धन था जयंत के पास 7700। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, जैसा क्वेश्चन में स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग किया गया, केवल हमें मानना क्या था जयंत के पास हमें नहीं पता, तो वहां पे एक वेरिएबल मान लिया हमने x है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या 7700 हमारे ऑप्शन में है, ये चेक करना होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी, कुछ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 47 की, क्वेश्चन नंबर 47 हम कर लेते हैं। देखें इसमें क्या दिया गया, इन्होंने कहा किसी बस को 900 रुपए में खरीद कर 180 लाभ लेकर एक दुकानदार को बेच दिया गया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। भाई 900 रुपए में खरीदा गया है और 180 रुपया लाभ लेकर एक दुकानदार को बेच दिया गया, यानी खरीदने का जो खरीदा जाता है या बेचा जाता, सॉरी खरीदने का जो मतलब खरीदा जाता है उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं, या क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी सीपी। खरीदा गया है कितना, यानी सीपी कितना इसमें 900, सीपी कितना दिया गया बस का 900 दिया गया है, तो 900 दिया गया तो सीपी इक्वल टू लिखेंगे 900,
हाँ, इसमें इन्होंने कहा प्रॉफिट कितना होता है, इसको प्रॉफिट होता है भाई कितने का, 180 रुपए लाभ लेकर बेचा गया है 900 पर, कितने का, 900 का खरीद कर लाकर 180 रुपए और लाभ लेकर बेच दिया गया है। तो प्रॉफिट भी पता है, सीपी भी पता है, हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट। आप जानते हो फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100, यही तो होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट कितना, 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ इतने का। सीपी कितना, यानी खरीद कर कितने का लाया गया था, 900 रुपए का, गुणे 100। यहाँ से 1 2 1 1 2 00 कैंसिल हो गया। अभी क्या करेंगे, 9 से 180 को भाग देंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी 20 आ जाएगा। कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है 180 लाभ लेने पर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी परसेंटेज निकालना होता है तो जिसमें हम देखते हैं सीपी पे, प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में जो लॉस या प्रॉफिट होता है किस पे होता है, सीपी। और ये सीपी में क्या है भाई, 900 रुपया दिया गया था, खरीदने का जो मूल्य है वो 900 रुपए में, 180 लाभ मिला तो 180 बटे 900 गुणे 100। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड किया, कितना आ गया, 20%। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 48 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है, कह रहे हैं 5/8 2/3 7/9 3/5 4/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी भिन्न रूप के यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं को दशमलव रूप में बदल लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बेटर है। डेसिमल फॉर्म में कर लेंगे तो आप आइडिया लग जाएगा कौन सी सबसे बड़ी इसमें से है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सारे को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात आती है 5/8 की। अब 5/8 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 8 से 5 को भाग दे दो, 5/8 अगर है, 5/8 है तो इसको दशमलव में क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए आप 8 से भाग दे दो 5 को। 8 से 5 को भाग देने के लिए आप क्या करोगे, पहले यहाँ डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, 50 आ गया, 50 आ गया ना। अब क्या करेंगे, कितनी बार जा सकते हैं, 6 बार। 8 से 48, यहाँ से 2 से आएगा, दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा देंगे, 20 हो गया, 8 दूनी 16, यस, यहाँ पे 4 से 40 हो गया, 8 पंचे 40। इस तरह से 5/8 को बदला गया दशमलव रूप में। तो 5/8 पहले लिख लेते हैं ऐसे भिन्न को पुरुष, 2/7 सॉरी 2/3 था, 7 नहीं था, 2/3 7/9 3/5 4/7, ये भिन्न रूप है इनके। चलिए दशमलव रूप की बात कर लें 1 बाई 1 करके, इनको क्रमशः दशमलव रूप में लिखेंगे तो 5/8 को हमने चेंज किया, आ गया कितना, 0.625, ये पहले का आ गया। बात आती है 2/3 को कितना लिखा जा सकता है भाई, 2/3 को 3 से भाग देकर देखें, 3 से भाग तो दिया नहीं जा सकता डायरेक्ट, यहाँ क्या करेंगे 3 से ऐसे भाग देंगे 2 को, तो दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, 3 छक 18, है ना। तो कुल मिला के 0.666 आएगा, कितना आएगा, 0.666, ये हो गया दूसरे वाले के लिए। ठीक है, 0.66। अब बात आती है तीसरे की, तीसरे की बात कर लो भाई। तीसरा कितना, 7/9, 9 से 7 को भाग दीजिए, 9 से 7 को भाग दे देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, 70 हो जाएगा, 9 7 63 होता है, 9 7 63 फिर 70 हो जाएगा, यानी 777 दशमलव 0.777। ओके, चौथे की बात कर रहे हैं, 3/5 है, 3/5 को क्या लिखा जा सकता है, चलिए 5 से 3 को भाग दे देते हैं, हर से अंश को भाग दे देंगे, यही तो दशमलव में रूप परिवर्तित करने का तरीका होता है। चलिए 5 से भाग दे देते हैं 3 को, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा 30, 6 बार जाएंगे, 5 6 30, यानी कट गया भाई, इसमें तो केवल 0.6 आया, कितना आया, लेकिन इसको हम लाइक डेसिमल के फॉर्म में लिखे तो 0.600 है ना, 0.600, ये किसका रूप है, 3/5 का, किसका भाई, 3/5 का। अब बात आती है 4/7 को किस तरह रूप में लिखा जा सकता है, तो 7 से 4 को भाग दे दीजिए, 7 से क्या करेंगे, 4 को भाग दे देंगे,
यहाँ पे 10.40 आ गया, 7×5 = 35, फिर 50 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 7×7 = 49, फिर 10 आएगा, 10 से क्या एक बार जाएंगे, यानी कि मिला के यहाँ पे 3 अंक तक ले जाने पर आएगा क्या 0.571। अब देखो हमें अब देखना इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दशमलव को कंपेयर करने के लिए आप देख लो पहले 10th प्लेस को, यानी इसका जो 10th प्लेस है दशांक है, उसी दशांक जो है उसी को हम देख लेते। तो दशांक इसमें क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, बाकी 6 5। सबसे बड़ी संख्या जो है दशमलव वाली यही है। आप देख पा रहे हो सबसे बड़ी दशमलव संख्या क्या है, 0.777 वाली है, और वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3, तीसरे नंबर की संख्या कौन सी है, 7/9। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/9। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके 7/9 इट मीन्स यहाँ पे 7/9 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए। आप ए ऑप्शन को करेक्ट टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 49 की बात कर लें, 49 की बात करते हैं। इन्होंने कहा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो अंकों 5 7 2 तथा 8 के प्रयोग से बनाई जा सकती है। अब भाई करना क्या है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, फिर 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, दोनों का योगफल, यही इतना करना है। तो चलिए कर देते हैं। अब इन डिजिट का यूज करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनाई जा सकती है, तो वो क्या होगी, सबसे पहले सबसे बड़े अंक का यूज करेंगे तो 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, 8 7 5 2, 8752 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अब इसी में क्या करना है, तथा छोटी से छोटी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी संख्या क्या बनाएंगे, तो इसी का भाई 4 अंकों की छोटी संख्या भी देख लेते हैं कितना होता है। 4 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, इसमें सबसे पहले सबसे छोटे अंक का प्रयोग करेंगे छोटी संख्या बनाने के लिए। इसमें 2 है, उसके बाद इससे बड़ा क्या है, 5 2 5 7 8, ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन अंकों का प्रयोग करके 2578 ये सबसे छोटी संख्या होगी, 8752 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल निकालना, तो जोड़ लीजिए दोनों का योगफल। दोनों का योगफल करते हैं तो यहाँ पे जोड़ना है तो कितना भाई, 8752 प्लस करना इसमें 2578, जोड़ लीजिए 8 2 10 के 0, 5 7 5 12 1 13 के 3, 7 5 12 1 13 के 3, 8 2 10 1 11, 11330। कौन सा ऑप्शन इसकी अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, 11330। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर मीन्स 50 की, मतलब 50वें क्वेश्चन की बात करना है हमें। अभी इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया, 49। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 50 की। कह रहे हैं छावनी में 250 जवानों के लिए 16 दिन की खाद्य सामग्री है, वही सामग्री कितने जवानों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त होगी। एक चीज बताओ, 250 जवान जब 16 दिन किसी खाद्य सामग्री मतलब खा सकते हैं, 16 दिन तक उसका यूज कर सकते हैं, तो वही सामग्री कितने जवानों के लिए 20 दिन चलेगी। अच्छा ये बताओ, जब अगर दिनों की संख्या बढ़ानी है, यानी ज्यादा दिन चलाना उतने ही भोजन को, तो जवानों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। भाई जवान कम होंगे तभी वो भोजन उतना ही भोजन 16 दिन से 20 दिन चल पाएंगे, ज्यादा दिन चल पाएगा जब जवानों की संख्या क्या होगी, कम होगी, थोड़ी सी है ना, कम होगी, तब वही भोजन 16 दिन से 20 दिन चल पाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन डिपेंडेंट है किस पे बेस्ड है, प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम देखते हैं, बताते हैं आपको। इसमें 250 जवान है, 16 दिन चलता है, तो 20 दिन कितने जवान उसी भोजन का यूज कर पाएंगे, यानी पर्याप्त होगा वही भोजन।
इन्होंने कहा इसको ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, दो तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, यानी दो प्रकार के समानुपात होते हैं। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, प्रत्यक्ष समानुपात, और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन यानी प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात के क्वेश्चन है। क्यों प्रतिलोम है भाई? कोई पूछता है ये सर कैसे आपने बता दिया ये प्रतिलोम समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात में होता क्या, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, जबकि समानुपात में क्या होता है, यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष समानुपात होता है, उसमें क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जैसे अब मैं दोनों के एग्जांपल्स क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे बात आती है, जैसे मान लीजिए आप कोई आइटम परचेज करें, मान लीजिए शुगर परचेज करने जा रहे हैं किसी शॉप पे, आप 2 kg शुगर परचेज कर रहे हो, 2 किलो चीनी खरीद रहे हो, मान लीजिए उसके लिए आपको 80 रुपीज पे करना पड़ रहा है ना, 2 किलो चीनी के लिए 80 रुपए देना पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो सर नहीं हमें 5 किलो चाहिए, तो 5 किलो के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, कितना देना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा। तो एक तरफ आपने क्वांटिटी बढ़ा दी तो दूसरी तरफ उसका कॉस्ट भी बढ़ गया, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसे अनुपात को बोलते हैं प्रत्यक्ष समानुपात, जिसमें एक चीज बढ़ेगी तो उससे संबंधित चीज भी बढ़ जाती है। बस जब बात आती है प्रतिलोम समानुपात की, तो उसमें क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। कैसे आपने सब बताया, इसमें करना क्या है, जैसे देखो इन्होंने की किसी क्वेश्चन को लेने, अब या देखो ज्यादा लोग हैं तो उतना ही भोजन, पहले मान लीजिए 250 लोग 16 दिन खाते थे, 250 जवान 16 दिन खाएंगे। अगर जवानों की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए 250 से 300 हो जाते हैं, तो क्या वो 16 दिन उतना ही भोजन चलेगा? नहीं, वो भोजन 16 दिन ना चलकर अब कुछ कम दिन चलेगा, क्योंकि ज्यादा लोग खाने वाले हो गए। एक तरफ जवानों की संख्या तो बढ़ी, दूसरी तरफ जो भोजन के मतलब चलने की संख्या है, यानी जितने दिन चल सकता था उस दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। यहाँ ये प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि अब हमें उसमें ही भोजन को 20 दिन चलाना है, 16 दिन के बजाय 20 दिन चलाना है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना होगा, अगर 20 दिन चलना है तो इसका मतलब वहां पे सैनिकों की संख्या, जवानों की संख्या कम होगी, तभी वो भोजन 20 दिन चल पाएगा। यानी दिनों की संख्या बढ़ रही है और जवानों की संख्या कम होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरफ हम लिखेंगे जवानों की संख्या, क्या लिखेंगे, जवानों की संख्या, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या, नहीं कितने दिन भोजन चलेगा, दिनों की संख्या। भाई जवानों की संख्या कितनी होती है, 250 जवान रहते हैं, तो उस भोजन को कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, 16 दिन तक करेंगे, 16 दिन तक करेंगे। आप कहते हैं अगर कितने जवान होंगे तो उस वही भोजन 20 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा, तो हम मानते हैं एक्स, हमें नहीं पता कितने जवान उसी भोजन को 20 दिन तक यूज करेंगे, तो हम मान लेते हैं एक्स होंगे, वो जवानों की संख्या कितनी होगी, एक्स। अब ऐसे कंडीशन में प्रतिलोम समानुपात में क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल कर देंगे आपस में। देखिए अगर प्रत्यक्ष समानुपात होता तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो इसका गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, इससे मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं कैसे, 250 गुणे 16 बराबर क्या करेंगे, x गुणे 20। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, x बराबर आपका 250 गुणे 16 बटे में 20, बटे में क्या आ जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, आप सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 25 8 कितना होता है 200, यानी अब जवानों की संख्या x बराबर कितनी आ गई, 200, यानी उतना भोजन 20 दिन चलाने के लिए जवानों की संख्या कितनी होगी, 200, यानी 200 जवानों के लिए उतना ही भोजन 20 दिन के लिए पर्याप्त होगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे आंसर्स में मैच कर रहा है? चलिए चेक करते हैं, ओके। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसको टिक कर देते हैं। आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, पॉइंट नंबर 51 की, ओके। पॉइंट नंबर 51 का जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें क्या दिया गया भाई, इसमें दिया गया है 5 घंटे 3, 4, 5, 6 और 8 मिनट के अंतर से बजाए जाते हैं। यदि ये घंटे दोपहर को 12 बजे एक साथ बजे हो, तो फिर एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे।
अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है 51 की बात कर रहे हैं, इसमें 5 घंटे हैं जो अलग अलग समय अलग मिनटों पे बजते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 और 8 मिनट के अंतर से बजाए जाते हैं। यदि 1 घंटे दोपहर को 12 बजे एक साथ बजे थे तो फिर एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी अलग अलग मिनट दिए गए हैं 3, 4, 5, 6 और 8, इन सबका लघुत्तम निकालो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल कर क्या करेंगे, जो आएगा उसी 12 बजे में उसको जोड़ देना, जितना समय आएगा यानी जो एलसीएम आएगा उसी 12 बजे में जुड़ जाएगा और वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते, हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होता है इसका। एलसीएम निकालना है तो 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम अगर आप देखना चाह रहे हो तो मुझे लग रहा है आप जनरल निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। इसका एलसीएम यानी कुल मिला के 120 मिनट और आएगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, यही तो होता है। 1 मिनट में और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट यानी 120 मिनट बराबर 2 घंटे, यानी 12 से 2 और जुड़ जाएगा 2 घंटे बाद। एग्जैक्टली कितने, 2 घंटे बाद बजेंगे। लेकिन चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। इसमें नंबर क्या क्या अलग अलग मिनट के अंतराल दिए गए थे, 3, 4, 5, 6 और 8। ये अलग अलग मिनटों पे, अलग अलग मिनटों के अंतराल पर जो घंटा है वो बजाया जाता है। अब एक साथ वो 12 बजे बजाया गया था, कितने बजे, कितने घंटे के बाद या कितने मिनट के बाद वो एक साथ फिर बजेंगे, ये हमें बताना है। तो इसके लिए लघुत्तम इसका निकालेंगे, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालने के लिए 2 से कट करेंगे, 3 को ऐसे कॉपी कर लेंगे तो इससे कट हो जाएगा 2 to the 4, 5 ऐसे कॉपी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब क्या करते हैं भाई, अगेन इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 3, 1, 5, देन अगेन इसको 3 ऐसे कॉपी कर लो, कट नहीं होगा, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे कॉपी कॉपी ऐसे कॉपी कर लेंगे, 3 भी कॉपी करेंगे और 2 1 जा 2, बिकॉज ये सब कट नहीं रहते, केवल 2 से ही 1 2 कटेगा। ठीक है, अब चलो 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 1 आ जाएगा भाई, 5 ऐसे कॉपी कर लो, 3 कम 3, चलो 1 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, एक ही संख्या बची है 5 से, इसको भी काट देते हैं। चलिए काटने पर क्या आ गया भाई, 1 1 1 1, सब में 1 1 आ गया। अब इसका गुणा कर लो, गुणा करने पे देखते हैं जो जितने भी फैक्टर्स आए सबका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या था, 2 गुना 4 गुना 8 3 24 5 120, यानी सबका गुणा करने पे कितना आ गया, 120। ये टाइम किसमें चल रहे थे, मिनट में, और 120 मिनट बराबर कितने, 2 घंटे। 120 मिनट को हम चेंज करेंगे घंटे में तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे बाद। आंसर क्या होगा इसका, 2 घंटे बाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा किसका करेक्ट है, शायद यही ऑप्शन है, देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही है शायद, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको टिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की आप क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लीजिए। इसमें करना क्या है हमें, इसमें करना हमें 13.44 भागे यानी डिवाइड बाय 2.4 बटे में क्या 40 माइनस क्या करना है इसमें से 39.60, सिंप्लीफाई करना है इसको। सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए करते क्या है, जैसा स्टेटमेंट है उसी को अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, यहीं पे कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर्स को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके न्यूमरेटर्स को। यहां पे जो दिया गया है 13.44 भागे 2.4, चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। 13.44 भागे 2.4, एक अंक के बाद यहाँ पे लगा तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, लाइक डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी समान दशमलव के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। अब ये हो जाएगा 1344 बटे में 240, क्यों, यही आएगा ना, 1344 बटे में 240। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से काटने पे क्या आएगा, 4 से 12, फिर 1 से 14 हो जाएगा, तो 4 से 12, फिर कितना 224, 4 से 24, इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से 24, यहाँ 60 आ जाएगा। अभी भी नहीं कट रहा है, चलिए एक और बार कट करते हैं। 4 से ही कट करेंगे तो 4 कम 4 और 4 5 से 20, यहाँ से क्या आएगा, 4 से कट करने पे 4 7 28 4 32,
और 32 से 1 16 हो गया, 4 से 16 यानी 84/15 कितना आ गया भाई 84/15 सिंप्लीफाई करके लिखा गया तो 84 यानी 84/15 ये आ गया 84/15 इतना सॉल्व करने पे आ गया। ये अंश को सॉल्व करने पे आ गया 84/15 और इसको दशमलव रूप में बदल लेते हैं। चलो दशमलव रूप में बदल लेते हैं तो 15 से भाग दे दो डायरेक्ट। 15 से भाग देने पे कितना आएगा 15 × 75 होता है भाई 15 × 75 अब कितना बच रहा है इसमें 5 4 9 9 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी 5.6 84/15 को 5.6 लिखा जा सकता यानी अंश को इसको सॉल्व करने पे कितना टोटल आ गया 5.6 ये आ गया। 40 में से 39.60 घटा दिया जाए तो घटाने पे क्या आएगा भाई इसको अगर डायरेक्ट यहाँ से घटा दिया जाए हर वाला तो आप जान रहे हो यहाँ से देखो कैसे घटाने का तरीका होता है 40 में से हमें घटाना है 39.60 यहाँ दशमलव लगा के 0 0 बढ़ा देते हैं। अब घटाएंगे 0 से 0 जाएगा 0 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 9 जाएगा 0 और 3 में से 3 जाएगा 0। इस तरह से आंसर क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 0.40 ये हर का मान कितना आएगा 0.40 अब 0.40 या 0.4 ही लिखा जा सकता है। चलिए अब अंश और हर का मान एक साथ लिखते हैं 5.6 ऊपर अंश का मान आया नीचे 0.4 हटा दीजिए दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगे हुए इसमें हटा देते हैं इसमें क्या आएगा 56/4 चलिए 56/4 कितना आएगा 4 से भाग दे दीजिए 4 एकम 4 4 एकम 4 4 को 16 14 चौका 56 14 ही आएगा कितना आएगा 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है यस ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देते हैं। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ये काफी इजी होता है केवल आप सेंसिबली आपको क्या करना रहता है इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करते रहिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रॉन्ग मत कीजिएगा कैलकुलेशन तो एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 में 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मतलब 2.5 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपए हो जाता है दर प्रतिशत ज्ञात करो ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 1800 का 2250 हो गया है यानी प्रिंसिपल दिया गया है इसमें कितना भाई प्रिंसिपल की बात कर लो तो प्रिंसिपल दिया गया है 1800 ये प्रिंसिपल होता है मूलधन बोलते हैं इसे प्रिंसिपल दिया गया है टाइम कितना 2.5 वर्ष ये टाइम है और यहाँ पे ये मिश्रधन ही अमाउंट होता है ये 2250 क्या है अमाउंट है मिश्रधन है। अब PTA क्लियर है हमें क्या फाइंड करना R तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे R निकालना है लेकिन हम निकालेंगे SI क्या निकालेंगे SI कैसे निकलेगा SI निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना होगा A - P क्या यूज करेंगे A - P उसमें देखिए 1800 का 2250 प्रिंसिपल कितना था 1800 रुपए दिया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पता नहीं है इसी को निकालना है टाइम दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष इसका मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 दूना 4 5/2 वर्ष ये हो जाएगा 2.5 वर्ष को लिखा जा सकता है भिन्न रूप में 5/2 वर्ष। आप क्या करेंगे अमाउंट दिया गया यानी मिश्रधन दिया गया 2250 हमें क्या करना है आर निकालने के लिए एसआई का फार्मूला यूज करना है तो पहले हम क्या करते हैं एसआई फाइंड करेंगे बिकॉज इसमें हमें आर निकालना है तो एसआई आपका क्लियर होना चाहिए बिकॉज उसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं हम इन टर्म्स को इंक्लूड कर पाते हैं जो पी आर टी आता है आपका एसआई के फार्मूले में आता है ठीक है। तो हम एसआई निकालेंगे पहले एसआई के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है पी आर टी ये तो आपका पी आर टी के टर्म्स में होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100 और एसआई का एक दूसरा फार्मूला भी होता है सर कैसे होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया इसमें 2250 अब 2250 में से
क्या करते हैं, जितना आपका प्रिंसिपल है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1800 पे, कितना 1800 घटा देते हैं, कितना आ जाता है इसमें 450। ये आपका साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, साधारण ब्याज। अभी क्या करना है, साधारण ब्याज आ गया भाई 450। अब हम देखिए करेंगे क्या, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम जानते हैं इसी फार्मूले का यूज करें। यहाँ से रेट इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT। रेट इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT, यानी P इंटू T। SI कितना 450 अभी आपने निकाला, गुणे 100, P मीन्स कितना 1800 प्रिंसिपल है, T मीन्स कितना 5/2, यानी 5/2 का मतलब ये आप ऐसे लिखेंगे 5/2। चलिए 2 से यही कट कर दो, कम 2 2 9 18 यानी 900 आ जाएगा, 2 से काटने पर 1800 को 0 0 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल, यानी ऊपर 450 ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 9। 450 तो 9 9 5 45, सॉरी 9 गुणे 5 है, यहाँ से 9 5 45 हो जाएगा, और 45 से 45 450 को भाग देंगे तो 10 बार जाएंगे, यहाँ से आंसर कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके 10 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखते हैं। चल यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया था, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर ए, देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसी को टिक कर देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा था, इसी को हमने टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 54 की। अभी हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, 53। पॉइंट नंबर 54 की बात कर ले। इसमें यदि करें A/5 यानी n/5 बराबर 7 B/7 है, और बराबर क्या दिया गया C/8, तो हमें क्या करना है, A + B + C डिवाइड बाई A का मान है ये निकालना है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, चलिए इसको हम करने के लिए A/5 B/7 और C/8, यहाँ A/5 सॉरी A/5 इक्वल टू दिया गया है B/7, A/5 बराबर दिया B/7 बराबर दिया C/8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A + B + C डिवाइड बाई A का मान, यही निकालना है। चलिए आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे भाई ऐसे निकाल लेंगे, जैसे इसमें क्या करना, देखो कई सारे तरीके इसमें, आप कांस्टेंट के थ्रू मान सकते हैं, या जिस क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है, जो स्टेटमेंट दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, दो तरीके, इसको 2-3 तरीके होते हैं। देखो मान लेते हैं A/5, ये इसको हम भिन्न रूप में लेके ले रहे हैं अनुपात को, तो B/7 बराबर C/8, इसी कांस्टेंट K के इक्वल मान रहे हैं, किसी कांस्टेंट K के इक्वल मान रहे हैं। ओके, अब आपसे कोई पूछता है A बराबर कितना होगा भाई, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो A बराबर कितना आएगा 5K, ये 5 जाके उसके साथ गुणा हो जाएगा। ऐसे B बराबर कितना आएगा 7K, ऐसे C बराबर कितना आएगा भाई, C बराबर 8K। ये सब A B C की वैल्यू K के टर्म्स में हमने निकाल लिया, K के पदों में। अब यहां रख दीजिए, आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए इसमें A + B + C यही तो था, A + B + C डिवाइड बाई A, ये निकालना है। तो A मीन्स कितना आपने निकाला 5K, B मीन्स कितना 7K, और C मीन्स कितना 8K डिवाइड बाई A मीन्स कितना आपका 5K। 7 5 12 और 8 20K जोड़ने पर ऊपर आपका आंसर में आएगा 20 के, नीचे कितना 5K, K कैंसल, 5 × 5 5 × 20, यानी कुल मिला के किसके इक्वल हो गया 4 के बराबर हो गया। A + B + C डिवाइड बाई A किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आते हैं तो आप कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, इसी कांस्टेंट के यहाँ पे A दिया गया था इसलिए हमने K मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे।
आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 54 का आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसको हम टिक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है तो टिक कर लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका टिक कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। पॉइंट नंबर 55 की, इसमें क्या दिया गया? 248 प्लस 52 प्लस 144, सॉरी दो, ये क्वेश्चन नहीं है ऐसा, थोड़ा सा फिर से लिख करते हैं इसको। अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट ऑफ 144। आप देखो, यानी इसके वर्गमूल आप 248 का वर्गमूल प्लस उसी में क्या है वर्गमूल आप मतलब 52 का वर्गमूल प्लस 144 का वर्गमूल। तो एक एक करके वर्गमूल यानी कि दोनों के वर्गमूल जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए सबके वर्गमूल निकालते जाएंगे और जो वैल्यू आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे क्वेश्चन को। चलिए कर देते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। आप जानते हो जनरली अंडर रूट 144 यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो यहां पे हम ऐसे लिख रहे हैं, ये आपका अंडर रूट 248 था ही, इसमें प्लस का अंडर रूट कितना भाई? 52 है और प्लस का अंडर रूट 144। आपका 144 का अंडर रूट कितना होता है भाई? 12 होता है। 12 गुणे 12 144 होता है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं? 52 और 12 को जोड़ लेते हैं। 52 और 12 को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ने पर आएगा। तो जो जैसा स्टेटमेंट है उसी अकॉर्डिंग आप फॉरवर्ड करते रहिए। 248 प्लस 52 और 12 कितना होता है? 64 होता है, यानी प्लस का 64 अंडर रूट ऑफ 64। ठीक है, आप क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ 64 अब यहां से आप निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 64। तो ऐसे पहले इसको 248 ऐसे राइट कर लीजिए और 264 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो प्लस का 8 इसमें और जोड़ लेते हैं। अब बराबर करेंगे 248 प्लस 8 बराबर 256। 256 किसका वर्ग होता है? 16 का। किसका वर्ग होता है? 16 का। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है इससे। चलिए, तो यहां से आपका ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 56 की। 56 में क्या दिया गया? इसमें कह रहे हैं एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप है। आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसके क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो ठीक है, प्लाट का परिमाप निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके दिखा देते हैं। क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दिया गया और भुजाओं का जो अनुपात है 5:4 है। कोई आयताकार प्लाट है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो आप जानते हो भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:4। चलिए 5:4 आप क्या करेंगे भाई? तो इसके अकॉर्डिंग हम भुजाओं को मान लेते हैं। तो पहले इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर x के टर्म्स में रिलेट करें तो 5x हो जाएगी और जो ये हो जाएगा विड्थ इसका 4x हो जाएगा। क्यों? यही तो होगा। अब बात करते हैं 5x और 4x। इस वर्ग का सॉरी आयत का क्षेत्रफल भी दिया गया है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल भी दिया गया है। कितना? क्षेत्रफल आप जानते हो प्लाट, आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयत की क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसमें क्या होता है फार्मूला? लेंथ इंटू विड्थ। यही फार्मूला यूज करेंगे। लेंथ इसकी कितनी? 5x, विड्थ कितनी? 4x, बराबर किसके? 500 के। आप डायरेक्ट कट करना चाहो तो कट कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 से 100, 5 एकम 5 और ये डबल 0 100 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ से 4x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। 4x स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? 100 हो गया। चलिए 4 से इसको फिर से काट दे रहे हैं। 4 एकम 4,
100 को काटेंगे 25 100 का 100 होता है। अब एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 25 के बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे, यानी यहां से स्क्वायर हटा देते हैं। एक्स बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 25। एक्स इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 25, यानी वर्गमूल निकालेंगे इस 25 का तो 5 आएगा। आप जानते हो निकाल कर चेक करना, 5 गुणे 5 25 ही तो होता है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 5। अब इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अतः एल इक्वल टू अगर बात करें लंबाई की तो 5x है, और 5 गुणे 5 एक्स बराबर कितना 5 आया, 25 सेंटीमीटर लंबाई होगी। चौड़ाई कितनी, बी की बात कर ले तो 4x है, यानी 4 गुणे 5 यानी 20 मीटर आ गई चौड़ाई। आपको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए एक तरीका होता है भाई, क्या होता है, परिमाप निकालना है तो आयताकार प्लॉट या कोई भी क्षेत्र हो उसका परिमाप निकालने के लिए आप जानते हो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई जो कर देते हैं और उसी का दोगुना कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और जो आता है उसका दोगुना कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, लंबाई 25 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी 20 मीटर बराबर 45, और परिमाप निकालने के लिए 45 गुणे 2 कर देते हैं, यानी यहां से क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 45 गुणे 2 मतलब कितना 90 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, 45 गुणे 2 बराबर 90 मीटर। ओके, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपका परिमाप निकालना था, इसमें परिमाप किसके बराबर आ गया 90 मीटर के। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच, सॉरी सी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले 57 की, क्वेश्चन नंबर 57। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, कमरा किस शेप का होता है, कमरा आपका जो होता है या तो वो क्यूबिकल शेप का होता है या क्यूबाइडल शेप का होता है, मतलब या तो आपका वो घनाकार होता है या घनाभाकार होता है, घनाकार होता है या तो घनाभाकार होता है। इसमें कमरे का फर्श का परिमाप दिया गया 18 मीटर। कमरा इस शेप का होगा भाई, किस शेप का होगा, इस शेप में। मान लेते हैं ये एक कमरा है, ये एक कमरा है जिसके फर्श का जो परिमाप है, फर्श का परिमाप दिया गया है, मान लीजिए घनाभाकार है, तो इसका प्रत्येक फलक जो होता है, जो फेसेस होते हैं इसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप फलक की बात कर लें, इसकी लेंथ L है, ये विड्थ B है, और हाइट क्या मानते हैं इसकी H है कमरे की। ठीक है, यहां से LBH कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। तो ये जो परिमाप दिया गया केवल फर्श का दिया गया, इस फर्श का परिमाप दिया गया 18 मीटर, और ये फर्श कैसा है, आयताकार। फर्श कैसा भाई, आयताकार है। तो आयताकार फर्श का परिमाप दिया गया, इसमें लेंथ प्लस विड्थ की बात करेंगे। आयताकार फर्श का परिमाप, आयताकार फर्श का परिमाप बराबर कितना दिया गया, आयताकार फर्श का परिमाप दिया गया, इसमें 18 मीटर के बराबर कर देते हैं, जिसमें आप जानते हो आयताकार फर्श का परिमाप जो है 2 × L + B के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल टू इसको किससे इक्वल कर देंगे 18 मीटर। चलिए कट कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, कुल मिला के यहाँ से L + B लेंथ प्लस विड्थ बराबर कितना आ गया, 9 मीटर के इक्वल आ गया, 9 मीटर हो गया। अभी हमें क्या करना, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे, कमरे के फर्श का परिमाप दिया गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। चलिए इसको आप क्या करेंगे, यहां से
अभी हमने जो फाइंड किया L प्लस बी इक्वल टू 9 मीटर है। हमें क्या करना है, इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए होता क्या है, कैसे निकलेगा? अगर इसकी लेंथ L है, विड्थ B है और हाइट क्या है, H है, तो पहले दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर लें। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया आपका क्यूब ऑक्यूपाइड। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करना है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है भाई। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अतः कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अतः कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले का यूज करना है हमें। करिए, चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, हमने कितना फाइंड किया, 9 मीटर। यहाँ पे 9 मीटर पुट कर देते हैं और एच कितना दिया है, 3 मीटर, 3 रख देते हैं। 9 × 27 गुना 54 वर्ग मीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, 54 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 54 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये आपका अभी 57 नंबर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 58 की। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कह रहे 25/2 का x प्रतिशत 150 है, तो x का मान है। बहुत सही है, ऐसे जैसा दिया गया ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको। 25/2 का x प्रतिशत कितना है, 150 है। तो 25/2 का मीन्स गुणा x प्रतिशत मतलब बटे में 100, x/100 हो गया, बराबर किसके दिया गया, 150 के। 25 से कम 25, 25 पंचे नहीं, 25 छक्का 150 था भाई, 6 आ गया यहाँ पे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, 100 × 2 यानी x बराबर हो गया 6 यहाँ पे, और 100 × 2 यानी 200 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 1200। बहुत ही इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। x बराबर कितना आ गया, 1200। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या आएगा, 1200। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 58 भी क्लियर हो गया। चलिए 59 की बात कर लेते हैं। किसकी, 59 की बात कर ले रहे हैं, 59 की। निम्न में स्टार का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं स्टार, यहाँ पे देखिए स्टार है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सही है, पहले आप क्या करेंगे, दोनों LHS और RHS इन दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे। जो स्टार होगा उसको क्वेश्चन मार्क से हम अभी छोड़ दे रहे हैं, बाद में उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसको करने का यही तरीका है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इसमें आपका दिया है, जैसे LHS तो दिया गया था 5/3 भागे 2/7 गुणे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमने नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा देते। स्टार को हमने क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस किया। चलिए सॉल्व करते, पहले भाग करते हैं। अगर हम जनरली सॉल्व करते हैं तो भाग ही करते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, 5/3 गुणे ये 7/2 हो जाएगा भाई, और गुणे क्वेश्चन मार्क बटे में 7, यानी इसको क्वेश्चन मार्क को आप कहते हो सर हम क्वेश्चन मार्क को x से रिप्लेस कर देते हैं। चलो अभी x से रिप्लेस कर देते हैं। 7 × 5 = 35, और ये 7 और 7 कट जाएगा। भले ही इसमें अलग कुछ होगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन 7 7 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5, इस क्वेश्चन मार्क को बराबर लिख देते हैं x। तो 5x बटे में क्या, 3 × 6, यानी आ गया LHS। आपका LHS किसके बराबर आ गया, 5x बटे में 6 आ गया, यानी स्टार को हमने x से रिप्लेस किया। अब RHS से सॉल्व कर लो। RHS करने पे क्या आएगा, 1 सही 1/4, यानी 1 सही 1/4 प्लस सॉरी गुणे, हमने देखा यहाँ पे LHS और RHS इक्वल चल रहे हैं। 5x/6 = 5, यानी यहाँ से 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, x बराबर किसके आ गया, 6। x बराबर क्या आ गया,
6। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? चलिए हम क्वेश्चन के आंसर को चेक करेंगे। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हम ऑप्शन में जाकर चेक करेंगे। ओके, ऑप्शन में जाकर चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू क्या आया था हमारा? 6 आया था। क्या क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करें, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं? 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं? आपको करना क्या है, पहले आप 10 और 13 का पहला गुणज क्या होगा ये तो पता कर लो। 1000 से कम कितनी गुणज हो तो बाद में हम पता करेंगे, पहले 10 और 13 का पहला गुणज क्या होगा? दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों सह आभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 13 कैसी हैं? सह आभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे कंडीशंस में कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, सॉरी कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, 13 और 10 का तो कितना हो जाएगा? 130। यानी इनका सबसे पहला गुणज क्या होगा? 130। अब आपको क्या करना है, 130 का टेबल यानी 13 का पहाड़ा पढ़ते रहना, उसी में 0 0 लगाते जाएंगे और ऐसे 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हमें पता कर लेंगे। चलिए करते हैं भाई, कितना करना है? पहले 113 30 हो जाएगा पहला गुणज 130, दूसरा 13 दूना 26, तीसरा 13 39, चौथा कितना होगा? 13 चौका 52, पांचवा कितना? 65, 650, 13 78, 780, 91, 910। अब 13 104 हो जाएगा ना, तो हम आगे जा नहीं सकते। तो कितने होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे कितने गुणज हैं इसके? 7। 1000 से कम कितनी ऐसी संख्या है जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं? 7। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जितने भी इससे आप वीडियोस हमारे अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इससे आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आपके हेल्प के लिए। ओके, तो आज की ये सेशन कंप्लीट किया जाता है।